हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में क्लास 8 की संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे। तो ये RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा मॉडल पेपर 1 है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसमें हमें सबसे पहले पूर्णांक दिया गया है, यानी ये पेपर हमारे 80 नंबर का होगा और इस पेपर को करने की हमारी समयावधि होगी 2.5 घंटे की। तो 2.5 घंटे में हमें ये पेपर पूरा करना है। अब हमें परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्यतः लिखे, यानी आपको इस पेपर पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है, आपको सारे प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ दिए गए रिक्त स्थान में लिखे, यानी इस पेपर में जो भी आपको प्रश्नों के आंसर लिखने हैं वो उसके नीचे रिक्त स्थान दिया गया है, आपको उसी में लिखना है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है, यानी जो भी प्रश्न है उतने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं खंड अ। अब खंड अ में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 1 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के जमाने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं। तो क्या निराश हुआ जाए जो पाठ है उसके अनुसार आज के जमाने में कौन से लोग हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, झूठे और फरेबी लोग, बी, भोले भाले लोग, सी, ईमानदार लोग, या डी, मेहनती लोग। तो कौन से लोग फल फूल रहे हैं, आंसर हो जाएगा अ, झूठे और फरेबी लोग। अब प्रश्न संख्या 2 है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, जामुन, बी, आम, सी, बेर, या डी, अमरूद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आम। बदलू लेखक को आम देता था। प्रश्न संख्या 3 है, भगवान के लिए डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को बेचती है। ऑप्शन ए, कल, ऑप्शन बी, फूल, ऑप्शन सी, सुगंध, या ऑप्शन डी, दुर्गंध। तो क्या भी एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स, सुगंध। प्रश्न संख्या 4 है, के पग में पहनी न हती सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें पहनी पर रेखांकित शब्द किया गया है, मतलब पहनी के नीचे अंडरलाइन की गई है। अब हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया गया है पहनी, ये किस शब्द के अर्थ में हुआ है। तो के पग में पहनी न हती, यानी पैर में क्या नहीं पहनी हुई थी। तो ऑप्शन ए, लकड़ी, ऑप्शन बी, जूता, ऑप्शन सी, चावल, या ऑप्शन डी, छुपाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूता। हमारे प्रश्न संख्या 5 है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ए, क्योंकि वह लोटा खरीदना नहीं चाहता था। बी, लोटा उसके पैर पर गिरा था। सी, वह लोटा बेचना चाहता था। या फिर डी, वह बिलवासी जी को नीचा दिखाना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, लोटा उसके पैर पर गिरा था। अब हमारी प्रश्न संख्या 6 है, पुस्तक शब्द में बहुवचन प्रयोग करने पर शब्द बनेगा, यानी पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। अब हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब हमें पता है पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। तो अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पुस्तकें, ऑप्शन बी, पुस्तक, ऑप्शन सी में भी पुस्तकें, और ऑप्शन डी में भी पुस्तकें। पर यहाँ पे हमें ये देखना है, अब पुस्तकें तो हमें पता चल गया, अब पुस्तकें हम लिखते कैसे हैं। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर प में बड़े ऊ की मात्रा दी गई है पुस्तकें, तो जबकि पुस्तकें में छोटे ऊ की मात्रा होती है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है पुस्तक, तो पुस्तक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है हमें पुस्तकें, पर उसमें के में 2 चोटी दी गई है, यानी ऐ की मात्रा है पुस्तकें, जबकि इसका आंसर क्या होगा, स, पुस्तकें। अब हमारी प्रश्न संख्या 7 है, आवट प्रत्यय से बना शब्द है, यानी अब हमें नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। अब इनमें आवट प्रत्यय से कौन सा बना शब्द है। अब आवट एक शब्द दिया गया है, उसके अंदर आ उपसर्ग है और वट प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय क्या है, वट। अब जिस भी शब्द के अंदर वट प्रत्यय लगा है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से ऑप्शन है वो। ऑप्शन ए, अनागत, बी, मन भावन, सी, सजावट, या डी, सरसराहट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
सजावट, क्योंकि इसके अंदर वट प्रत्यय लगा है। अब हमारी प्रश्न संख्या 8 है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती, पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले, ऑप्शन बी, दूसरों के अनुसार चलने वाले, ऑप्शन सी, दूसरों की बातों में आने वाले, या ऑप्शन डी, एक जगह रुकने वाले। तो स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले। तो अब हमारा इस प्रश्न पत्र का खंड ब है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब हमें प्रश्न संख्या 9 से 14 दिए गए हैं जो अति लघुतरात्मक है, यानी हमें इसका आंसर 1 से 2 लाइन के अंदर देना है। तो हमारी प्रश्न संख्या 9 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता और वे अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है? बाज और सांप पाठ के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, चूंकि बाज खून से लथपथ, अधमरा सा और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, इसलिए सांप को लगा कि उससे डरना बेकार है। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा है? का उत्तर है, कबीर ने साधु से उसकी जाति न पूछकर ज्ञान की बात पूछने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य की भलाई साधु की जाति से नहीं होती बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही हमारा उद्धार होता है। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, सूरदास के पद पाठ अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसी उल्हाना क्यों दी है? तो इसका आंसर होगा, गोपी ने यशोदा को ऐसी उल्हाना इसलिए दिया क्योंकि दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपी के घर को सूना समझकर उसके घर में घुस गए और माखन खाया तथा अपने सभी मित्रों को भी दूध दही खिलाया। यानी तेरे लाल ने मेरो माखन खायो, यानी तुम्हारे लल्ला ने मेरा माखन खाया है। गोपी ने ऐसा क्यों कहा? तो गोपी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कन्हैया ने गोपी का घर सूना समझ के मतलब उसके घर में कोई नहीं है, ऐसा समझ के कन्हैया गोपी के घर के अंदर घुसा और खुद भी माखन खाया और अपने ग्वाल बालों को भी खिलाया। हमारी प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। अब हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनका हमें एक शब्द में प्रयोग लिखना है, यानी वन वर्ड लिखना है। पहला है अध्यापन कार्य कराने वाला, यानी जो हमें अध्यापन का कार्य कराता है। अध्यापन यानी पढ़ाना, जो हमें पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक। दूसरा पॉइंट है चूड़ियां बनाने वाला, यानी जो चूड़ियां बनाता है, तो जो चूड़ियां बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? मणिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिहार। अब प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो फर्स्ट है पृथ्वी। अब पृथ्वी के दो पर्यायवाची भूमि, धरा, तो हम लिख सकते हैं भू, भूमि, धरा, धरती। तो हम इनमें से कोई सा भी एक दो पर्यायवाची लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है शरीर। शरीर का क्या होता है? तन, देह, बदन, कुछ भी हो सकता है, इसमें से हम कोई भी दो पर्यायवाची लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा खंड ब। अब हमारा खंड स है लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 से 22, यानी 15 से 22 हमारे लघुतरात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर हमें 4 से 5 पंक्तियों में देना है। तो हमारी प्रश्न संख्या 15 है, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? इसका आंसर है, लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। उसे 250 रुपए तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी न मिले थे। उसे लगा कि पत्नी से मांगे समय में वह कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा और अपनी पत्नी को दे देगा। यानी उस समय लाला झाऊलाल के पास 250 रुपए नहीं थे, उसने कभी 250 रुपए एक साथ देखे ही नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी से समय मांगा ताकि वो इस समय में 250 रुपए का इंतजाम कर लेगा। अब हमारी प्रश्न संख्या 16 है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार
लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि वह वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर उम्र दराज होने के कारण झुर्रियों के निशान होते हैं, उसी प्रकार वह बस इतनी अधिक काम में ली जा चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान हो रहे थे। अब हमारी प्रश्न संख्या 17 है, सप्रसंग व्याख्या लिखिए। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है हमारी बुक में से कुछ कविता के पद दिए गए होते हैं, उसका हमें व्याख्या करनी होती है। तो हमें दिया गया है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अब हमें ये एक पद्यांश दिया गया है, इसका हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम प्रसंग यानी ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, इसमें इसके कवि कौन है और इसमें कवि क्या बताना चाहता है, वो हमें शॉर्ट रूप में लिखना होता है। तो प्रसंग, यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी व्याख्या यानी ये प्रसंग क्या कह रहा है, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। यानी अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी अब तुम्हारे पास समय खत्म हो गया है, अब तुम्हें लक्ष्य की ओर बढ़ना ही होगा, अब तुम संकोच नहीं कर सकते। अब हमारी प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें नीचे मुहावरे दिए गए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है आंखों से ओझल होना और दूसरा है घुटने टेकना। अब हम देखते हैं आंखों से ओझल होने का अर्थ। आंखों से ओझल होना यानी नजर से दूर जाना या किसी की दृष्टि में न रहना। अब इसका वाक्य प्रयोग, जब से मोहन शहर छोड़कर गया है तब से वह सबकी आंखों से ओझल हो गया है। अब हमारा दूसरा मुहावरा है घुटने टेकना। अब इसका अर्थ होता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, मेहनती व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हमारी प्रश्न संख्या 19 है, सड़क दुर्घटना के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व बताइए। कि हमें सड़क सुरक्षा के जो नियम होते हैं उनका पालन क्यों करना चाहिए, हमें 4 महत्व बताने हैं। तो अब कौन कौन से महत्व होते हैं 4? दुर्घटना से बचाव होता है, यानी हमारा कार एक्सीडेंट नहीं होता है, बाइक एक्सीडेंट नहीं होता है, दुर्घटना से हम बच जाते हैं। दूसरा, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया व अर्थदंड से बचाव होता है, यानी अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें कानूनी प्रक्रिया एवं अर्थदंड यानी रुपए देने होंगे। हमारा चालान कट जाता है ना, जैसे हेलमेट नहीं पहनता तो चालान कट जाता है, ट्रिपल सवारी होती है तो चालान कट जाता है। तो अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो हम अर्थदंड से बच जाएंगे। और चौथा है, स्वयं में अनुशासन और सभ्यता का विकास होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 20 है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शौचालय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुले में शौच करने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है तथा अनेक बीमारियां फैलती है। शौचालय का प्रयोग गंदगी नियंत्रित रहती है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और समाज में स्वच्छता एवं सभ्यता का स्तर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए। हमारी प्रश्न संख्या 21 है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अब नीचे जो हमें रिक्त स्थान में शब्द दिए गए हैं उनको हमें उसमें फिल करना है। तो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, कर, दिस, उल्लास, गाड़ी, बस और आलम, ये 6 शब्द दिए गए हैं। अब हमारे पहला सेंटेंस है, मस्ती का खाली जगह साथ चला।
अब इसमें हम लिखेंगे आलम, मस्ती का आलम साथ चला। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आवत खाली जगह एक है, तो इसमें हम लिखेंगे गारी, आवत गारी एक है। नेक्स्ट माला तो खाली जगह में फेरे, तो माला तो कर में फेरे, कर यानी हाथ। नेक्स्ट आए बनकर खाली जगह अभी, तो इसमें आ जाएगा उल्लास, आए बनकर उल्लास अभी। फिफ्थ है मनुआ तो देऊं खाली जगह फिरे, तो इसमें आ जाएगा दिसी, मनुआ तो देऊं दिसी फिरे। लास्ट सेंटेंस है चलना है खाली जगह इसलिए चले, तो इसमें आ जाएगा बस, चलना है बस इसलिए चले। हमारी प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। यानी हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, खंड अ में और खंड ब में भी उनके अर्थ दिए गए, हमें उनसे मिलान करना है। तो कौन कौन से शब्द है, भूई, पटवनी, अभिरामा, पाछली, पैठी और बेनी, ये हमें दिए गए, हमें इनका अर्थ से मिलान करना है। तो फर्स्ट है भूई, भूई का मिलान हम करेंगे पृथ्वी, भूई यानी पृथ्वी। नेक्स्ट पटवनी, पटवनी यानी भेजना। नेक्स्ट अभिरामा, अभिरामा यानी सुंदर, तो इसका मिलान करेंगे, थर्ड का मिलान करेंगे हम च से। फोर्थ है पाछिली, पाछिली यानी पिछली, तो फोर्थ का मिलान करेंगे क से। फिफ्थ है पैठी, पैठी यानी घुसकर, यानी घुसपैठी होते हैं ना, पैठी यानी घुसकर, तो फिफ्थ का मिलान करेंगे हम घ से। और सिक्स्थ है बेनी, बेनी यानी चोटी, तो सिक्स का मिलान करेंगे हम ख से। तो ये तो हो गए हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। अब खंड ड है निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 से 25। निबंधात्मक प्रश्न यानी जिसका आंसर हमें एक एक पेज में, दो दो पेज में लिखना होता है। तो हमारे प्रश्न संख्या 23 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें नीचे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश यानी हमारी बुक के चैप्टर में से कोई भी एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर उसी पैराग्राफ में से नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हमें उनके आंसर लिखने होते हैं। तो क्या पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ पहले रीड करते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो अब हमें ये गद्यांश दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं, हम उनका आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या 1 है पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना, तो इसका आंसर देखो हमारी दूसरी लाइन में दिया गया है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में चुना है। तो प्रश्न संख्या 2 है ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती है, तो ग्रामीण महिलाओं में 1/4, यानी हमारी चौथी लाइन में दिया गया है 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 में 4 का भाग देंगे, यानी 25% महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया या 25% महिलाएं साइकिल चलाना जानती है। प्रश्न संख्या 3 है पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं, इसका आंसर होगा पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि महिलाओं में साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अब प्रश्न संख्या 4 होगा महिलाओं ने साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया, तो महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े ही गर्व के साथ साइकिल चलाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह हमारे नीचे से थर्ड लाइन में लिखा गया है। इस गद्यांश का 5वां सवाल है गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका विलोम शब्द हमें इस गद्यांश में से लिखना है। तो सबसे पहला है पराधीनता, पराधीनता यानी किसी के अधीन, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वाधीनता, जो हमें सेकंड लाइन में लिखा गया है। नेक्स्ट है अनिच्छा, अनिच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
इच्छा, जो हमें लास्ट लाइन में लिया गया है। अब हम देखते हैं हमारी प्रश्न संख्या 24। हमारी प्रश्न संख्या 24 क्या है? आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत या मनस्वी है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपको अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा इसमें अब एक और सवाल दिया गया है, या तो हमें कबड्डी प्रतियोगिता अपने विद्यालय में आयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर राज्य स्तर पर चयन होने की बधाई के लिए पत्र लिखना है। यानी आपका जो मित्र है देवराज, वह हिंदी दिवस निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आया है और राज्य स्तर पर उसका चयन हुआ है, इसके लिए उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमारे प्रधानाचार्य को कबड्डी प्रतियोगिता अपने स्कूल में आयोजित कराने के लिए पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक 21 जुलाई 2000। आप जब भी पत्र लिख रहे हैं उसकी डेट लगानी है। उसके बाद हम लिखेंगे सेवा में, कॉमा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा, राउमावी बीकानेर, यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। फिर हम लिखेंगे विषय। अब विषय क्या है? विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु। तो हमें जिसके लिए ये पत्र लिख रहे हैं वही हमें विषय के रूप में लिखना है। फिर हम लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले सके। धन्यवाद। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे प्रार्थी, यानी आपका आज्ञाकारी अरिजीत मनस्विनी। या ये तो हो गया प्रार्थना पत्र कबड्डी प्रतियोगिता के लिए। अब हम देखते हैं हिंदी दिवस पर प्रथम आने के लिए देवराज को बधाई देने पर क्या प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा बधाई पत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसका एड्रेस लिखेंगे, जिसको भेजना है उसका एड्रेस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 101 रामनगर सीकर, हमें सीकर में भेजना है। और फिर डेट लगाएंगे। डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2000। जब भी आप लिख रहे हो ये, तब आप डेट लगा सकते हो। आप अपने एग्जाम की डेट लिख सकते हो। प्रिय मित्र देवराज, सप्रेम नमस्ते। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा तुम्हारा चयन राजकीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुम्हारी इस सफलता से न केवल तुम्हारा बल्कि विद्यालय का भी नाम गौरवान्वित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी तुम अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे और अवश्य विजयी होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर हम नीचे लिख देंगे स्नेह सहित तुम्हारा मित्र धीरज। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। योग दिवस या फिर किसी मेले का दृश्य, हमें दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। संगठन में शक्ति है या फिर हाथी और शेर की कहानी। तो या तो हमें योग दिवस या किसी मेले का दृश्य, दोनों में से एक पर निबंध लिखना है, या फिर संगठन में शक्ति है और हाथी और शेर की कहानी, दोनों में से किसी एक की कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले हम योग दिवस पर निबंध देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। उसके बाद हम लिखेंगे योग दिवस की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिन वर्ष के सबसे लंबे दिन का भी प्रतीक है। फिर हम लिखेंगे योग का महत्व। योग करने से शरीर लचीला, शक्तिशाली और रोग मुक्त बनता है। यह मानसिक तनाव को दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी योग के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं उपसंहार। योग दिवस हमें स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश देता है। हमें प्रतिदिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित रह सके। अब हम देखेंगे किसी मेले का दृश्य पर निबंध। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं। इन मेलों में पुष्कर मेले का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। हमने भी अपने 4 मित्रों के साथ मेले में जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके बाद हम लिखेंगे मेले के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन हम 4 मित्र भोजन करके एक साथ मेला देखने के लिए रवाना हुए। घर से मेले का स्थान लगभग 7 किलोमीटर दूर था, अतः हम लोगों ने पैदल यात्रा करना तय किया। उसके बाद हम लिखेंगे मार्ग का दृश्य, यानी हमने रास्ते में क्या क्या देखा। मार्ग का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। कुछ लोग ऊंट गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे, तो कुछ लोग मोटर गाड़ियों पर सवार थे। कोई इक्के पर आसन जमाए हुए था। मार्ग भीड़ से भरा हुआ था। फिर हम लिखेंगे मेले का आनंद। वहां पहुंचकर सबने पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और रंग जी के मंदिरों के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने मेले में सजी दुकानों पर मन भावन चीजों को खाया और खरीदारी की। कुछ देर तक तमाशा देखा। हम लोग शाम को टांगे द्वारा घर आ गए। उसके बाद हम लिखेंगे उपसंहार। पुष्कर के मेले का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों के मनोरंजन के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध होता है। तो या तो हम दोनों में से किसी एक पर निबंध लिख देंगे या फिर अब हम कहानी देखेंगे। तो पहली कहानी है संगठन में शक्ति है। एक समय की बात है कि एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे हर दिन मिलकर दाना चुगते और खुश रहते थे। एक दिन वहां एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे दाने बिखेर जाल बिछाकर और झाड़ी के पीछे छिप गया। भूख से परेशान पक्षियों ने बिना सोचे समझे दाने चुगने शुरू कर दिए। तभी शिकारी ने जाल खींच लिया और सभी पक्षी उसमें फंस गए। सभी पक्षी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा कि यदि हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो यह जाल हमें नहीं रोक पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी और एक जोर से उड़ान भरी। जाल हवा में उठ गया और वे सब सुरक्षित एक पेड़ पर जा पहुंचे। बाद में उन्होंने मिलकर अपनी चोंचों से जाल काट डाला और आजाद हो गए। अब हम लिखेंगे शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती, या फिर हम कह सकते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। अब हमारी दूसरी कहानी है हाथी और शेर की कहानी। एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। वह रोज छोटे जानवरों को डराता और कहता, इस जंगल में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। जंगल में एक शांत और विशालकाय हाथी भी रहता था। एक दिन शेर ने उसे चुनौती दी, आओ देखो कौन ज्यादा बलवान है। हाथी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का प्रयोग किसी को सताने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए होना चाहिए। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर झपट पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाकर दूर मुलायम घास पर रख दिया और कहा, देखो असली बल वह है जो संयम रखे। शेर को अपनी गलती समझ आई और उससे क्षमा मांग ली और दोनों अच्छे मित्र बन गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें क्षमा करने में होती है। तो ये तो हुआ क्लास 8 का मॉडल पेपर नंबर 1। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।